सूर्यपाल सिंह चौहान साहित्य सर्जन सम्मान समारोह में आज के इस आयोजन के अध्यक्ष हमारे मित्र आदरणीय भाई जय सालिया जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित होने वाले सभी हमारे अतिथि एवं साथी। बहुत लंबा कार्यक्रम चला और अच्छा लगा। संभवतः इस बात को साझा करने में कोई मुझे गुरेज नहीं है। सन 2021 है और पिछले 21 महीनों से मैं जोड़ रहा था बैठे हुए। मार्च के बाद पूरा 2020 और 21 दिसंबर है। मुझे नहीं याद है कि किसी ऑफलाइन कार्यक्रम में हम लोग जा पाए हैं, सालिया जी और मैं। तो ये पहला कार्यक्रम है जो कि हम लोग ऑफलाइन कार्यक्रम। अब तक मैंने पूछा ये मैंने कहा ऑनलाइन कर रहे हैं, जरूर नहीं सर हम कर रहा हूँ। तो एक अच्छी बात ये हुई कि पिछले 21 महीनों से ये पहला कार्यक्रम जिसमें आने का सौभाग्य मिला और इसमें हमारे बहुत ही होनहार युवा रचनाकार, दलित साहित्य लिखने वाले रचनाकार सम्मानित हुए हैं। तो मैं इस सर्जन सम्मान समारोह में उन सभी को बधाई देता हूँ हृदय से और बहुत अधिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ कि आप और अपनी सृजनात्मकता को, रचनात्मकता को बढ़ाएं। बहुत ज़्यादा कुछ कहने का अवकाश नहीं है, क्योंकि हाशिया समाज की बात है और साहित्य की बात है। तो हमारे कुछ मित्रों ने जो कुछ भी कहा है उसी में से कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं, कुछ सूत्र निकल कर आए हैं, उन्हीं पर 2-4 मिनट की बात मैं कह देता हूँ। और मेरा ख्याल है कि मेरी बीच में एक तरह से अनुष्ठान में आहुति हो गई। संतोष जी ने भोजपुरी की बात करते हुए बहुत अच्छे ढंग से दलित साहित्य को लेकर अपनी बात कही, भोजपुरी की बात कही, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया हीरा डोम का। सन 1914 सितंबर सरस्वती हीरा डोम की कविता एक ट्रेंड सेटर कविता है, बिल्कुल लैंडमार्क कविता है और हिंदी में दलित लेखन की आरंभ वाली कविता को उसके रूप में स्वीकार किया जाता है। उसके बाद कह रहे भोजपुरी में कोई कविता नहीं है। जब दलित लेखन की बात चलती है तो हीरा डोम की बात होती है। ठीक 2 साल बाद उसी सरस्वती में अक्टूबर 1916 एक और कविता चलती है, हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत। और उसी सरस्वती में अक्टूबर 1916 में एक और कविता छपती है, इसका नाम है अछूत की आह। दलित साहित्य पर विमर्श पर बात करने वाले लोग हीरा डोम की तो बात करते हैं, लेकिन उस कविता की, अछूत की आह कविता का उल्लेख नहीं किया जाता है। एक हीरा डोम दलित परिवार में जन्मे हुए असाधारण कवि की रचना है और दूसरी एक रामचंद्र शुक्ल नाम के व्यक्ति की रचना है जिसका नाम है अछूत की आह। अगर दोनों कविताओं को देखें हम तुलना करें तो आज जो बात कही जाती है, ये दलित परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति ही दलित साहित्य लिख सकता है, उस पर एक बहस हो रही है। बहुत अच्छी बात कही सुनील जी ने, राजस्थान से आते हैं वो, मैं भी राजस्थान से ताल्लुक रखता हूँ। दलित को इतना क्यों सीमित कर दिया जाता है? दलित वो है जो गला गया हो, जो कुचला गया हो। लेकिन सुनील जी, जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में बिल्कुल वही नहीं होता है जो कि एक तरह से सीधे सीधे दिख रहा होता है। तो हम पढ़ते हैं, कुछ शब्द जो होते हैं अपने अर्थ को छोड़ देते हैं, घिस जाते हैं, उनको हम कहते हैं अर्थ का संकुचित हो जाना, अर्थ संकोच, और कुछ फैल भी जाते हैं, अर्थ का विस्तृत हो जाना। तो जैसे मृग सभी पशुओं को कहा जाता है और आज मृग का मतलब केवल एक पशु होता है। जैसे मुर्गा सभी पक्षी को कहा जाता है लेकिन आज मुर्गा का मतलब एक पक्षी होता है, वैसे दलित बहुत व्यापक शब्द है, लेकिन आज
दलित एक अपने मूल अर्थ में उस कर्म के लिए यूज किया, कर्म के रूप में यूज किया जाता है जो दलित संवेदना को उजागर करता है। तो इसको उस अर्थ में हम लोग लें। तीसरी बहुत अच्छी बात विष्णु जी ने कही और मैं समझता हूँ उस पर विचार किया जाना चाहिए। साहित्य कभी दलित नहीं होता, ये सही है, दलित साहित्य तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ दिक्कत ये आ गई विष्णु जी की, उन्होंने दलित को विशेषण मान लिया। जब आप एडजेक्टिव कह देते हैं तो वो दलित साहित्य हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली दलित एडजेक्टिव नहीं है, वो नाउन है, और जब आप नाउन मान लेते हैं, कॉमन नाउन मान लेते हैं, तब वो हो जाता है दलित के विषय में लिखा गया साहित्य। जैसे स्त्री विमर्श, विमर्श स्त्री नहीं है, लेकिन स्त्री के बारे में किया गया विमर्श। दलित विमर्श, विमर्श दलित नहीं हो सकता, विमर्श आदिवासी नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ दिक्कत यही है कि उसको एडजेक्टिव के रूप में नहीं, आप उसको जब नाउन मानेंगे तो वो समस्या समाप्त हो जाएगी। और क्यों नहीं हो? जब सामान्य ढंग से जब जो साहित्य लिखा गया, प्रेमचंद ने लिखा, निराला ने लिखा, वेणु ने लिखा, पूरे उनका दृष्टिकोण है पूरे समाज की तरफ था, और उस समाज का एक हिस्सा वो दलित समाज भी है जिसकी और उनकी दृष्टि गई, प्रेमचंद की दृष्टि गई। कहा जाता है कि दया पवार ने कहा था, मराठी की रहते हैं दया पवार, उन्होंने कहा दलित साहित्य मराठी से ही आया हमारे हिंदी में। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अगर मराठी में कोई प्रेमचंद होता तो ये दलित लेखन की धारा चलती ही नहीं, क्योंकि जिस संवेदना से प्रेमचंद ने लिख दिया है वैसा क्या कोई दलित लिखेगा या नहीं लिखेगा। सवाल ये नहीं कि आप दलित हैं कि नहीं है, सवाल ये है कि आप में संवेदना कैसी है। राजस्थान के ही बहुत अच्छे कहानीकार हमारे मित्र भी हैं, रत्न कुमार सावरिया, जिनकी बहुत सारी कहानियां बड़ी सच्ची थी। तो उन्होंने कहा है कि एक सामान्य व्यक्ति भी जिस तरह से सोचता है वैसे ही भी सोचता है, उसमें कोई अलग थोड़ी है। अरे भाई, अगर कोई समाज का कुचला हुआ व्यक्ति है और तला हुआ व्यक्ति है, दमित व्यक्ति है, अगर कोई बात वो कह रहा है तो उसको सुना जाना चाहिए। हमारे यहाँ के, हमारे AMU के एक वाइस चांसलर जाकिर हुसैन साहब, सबसे यशस्वी राष्ट्रपतियों में उनका नाम, उनका शेर है कि लिल्लाह इनके हाल पर शिकवा न कीजिए, जाकिर शिकस्ता हाल से भी तो है। तो जो इस तरह का जो तमाम चिंतन है वो हमें ये इंगित करता है कि हम किसी एक पिछड़े हुए व्यक्ति के बारे में, दलित के बारे में कुछ कह रहे हैं। वह देखो दलित जा रहा है, गरीब लुटा हुआ, हम दिखा रहे हैं। लेकिन जब उसी समाज से अपनी भावनाएं उठकर हमारे सामने आती हैं, तब हम कहते हैं कि हम अपनी बात खुद कह रहे हैं। तथागत का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छी बात आपने कही, 25 नहीं थे, आप शायद चूक कर रहे हैं। जब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, और जब वो आए सारनाथ में तो जिनको उपदेश दिया था 5 ही थे, केवल टोटल 5 थे, 3 रह गए थे। और असल में तो आनंद, आनंद ने पकड़ के बैठाया, रुक जाओ कुछ कह रहे हैं, सुन लो, 5 ही थे। तो उन 5 से जो बात निकली वो कहाँ तक पहुंची आप समझ सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि कितने लोग हैं, सवाल ये है कि कौन लोग हैं, और वो कौन लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ कितनों की जरूरत नहीं है, यहाँ कौन की जरूरत है। और जब व्यक्ति कौन होता है तो एक संस्था की तरह होता है। तो मेरा ये मानना, बुद्ध का ही उपदेश है, अपदीपो भव। जब एक दलित समाज से ये चेतना जागृत हुई कि हम अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करेंगे, तो उनके मुख से निकली हुई जो बात है वो क्यों नहीं सुनी जानी चाहिए। और जब आप ये कहते हैं कि दलित मुख्य धारा में नहीं आ पाया है, ऐसा नहीं है। आज दलित साहित्य के बड़े आलोचकों में, चिंतकों में बड़े जो नाम हैं वो हमारे सारे मित्र हैं। दिल्ली के देवन चौपे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, गजन बिहारी तिवारी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, रमणिका गुप्ता का आपने नाम लिया, पूरा जीवन खपा दिया उन्होंने। तो सवाल ये है कि संवेदनाएं जहां होंगी साहित्य वहां होगा, और समाज का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर क्योंकि संवेदनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। संतोष जी ने कहा था कि भोजपुरी के जितने बड़े कवि हैं वो सब कम पढ़े लिखे हैं। बहुत अधिक संवेदना जहाँ होती है ना, वहाँ पढ़ाई लिखाई कवि होती है। जितने निर्गुण कवि हैं जरा याद करिए, आप कबीर से लेके बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं नाम कहाँ तक गिनाऊं। कबीर को ले लीजिए, रैदास को ले लीजिए, दादू को, धन्ना, पीपा, सहजो, दयाबाई, रज्जर, दरिया साहब, जगजीवन साहब, यारी साहब, ये सारे के साथ धरना तो सब कौन लोग हैं।
उसी हास्याकृत समाज के लोग हैं, उसी हास्याकृत समाज से होकर वो समाज के लिए कह रहे हैं और उनकी बात सुनी जा रही है। और कोई भी पढ़ा लिखा इनमें नहीं है जाना। एक ही कवि है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, जिसका नाम था सुंदरदास, कोई जानता भी नहीं। तो पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। अकबर इलाहाबादी का शेर है कि दर्द को दिल में जगह दे अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। पढ़ाई लिखाई से शायरी आती तो हर एमए पास जो है विद्वान होता, कवि होता ना। इसलिए संवेदनाएं जब ग्रहण करती हैं तो वाल्मीकि जैसे व्यक्ति को ग्रहण करती है। और वो जब कहते हैं, कबीर जब कहते हैं तो बात सुनी जाती है। सवाल ये है कि आप क्या कह रहे हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा बड़े फैलाव के साथ, दूसरा ख्याली के साथ दलित संवेदना को समझना होगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि दलित साहित्य की जो धारा है आज मुख्य धारा में है। आप ये कह सकते हैं भाई, जब दलित समाज को ही आप मुख्य धारा में नहीं मानते तो उनके द्वारा लिखे गए साहित्य को मुख्य धारा में कैसे लेंगे। तो पहले आप उनको मानिए, उनको जो समाज में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए उसे आप लेंगे, फिर उनके साहित्य को भी सम्मान देंगे। और हिंदी में तो बहुत ऐसी धाराएं हैं जो मुख्य धारा में नहीं मानी जाती है। गीत को मुख्य धारा में नहीं माना जाता, आप देखिए। और दलित लेखन को आप कह रहे हैं मुख्य धारा में नहीं माना जाता। हिंदी में जो गजलें लिखी जा रही हैं वो आज मुख्य धारा में नहीं मानी जाती। बड़ी आलोचना करते हैं बड़े बड़े आलोचक, नामोजी जैसे लोग। ये उच्छिष्ट है, झूठा है ये उर्दू कवियों का। तो आप ये कहेंगे मुख्य धारा में न माने, कोई मानने से क्या क्या होगा क्या है। अगर उसमें जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जैसे चिराग का अपना मकान नहीं होता, और जब चिराग जलेगा तो रोशनी आएगी, और रोशनी आएगी तो कोई उसे इग्नोर कर नहीं सकता, कोई अवचित कर नहीं सकता। इसलिए सवाल ये है कि आप पूरी शिद्दत से समाज के उस दर्द को बड़े व्यापक धरातल पर, महदूदियत से नहीं। इसलिए जब मैं अम्बेडकर की बात करता हूँ तो अम्बेडकर ने जो कहा वो हम सबका लाइट जल रही है। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन कौन थे? क्रिश्चियन थे, लेकिन रोशनी हम सबको मिल रही है। अगर क्रिश्चियन ने कहते हैं तो हमारे लोगों ने खोजा है, आप लाइट के अधिकारी नहीं हैं, पूरी दुनिया अंधेरे में हो जाए। इसलिए जब कोई एक विचार आता है वो रैदास से आता है, अम्बेडकर से आता है, सर सैयद से आता है, और वो विचार है, अच्छी चीज़ है, रोशनी है, तो उसका लाभ सबको मिलता है। शिक्षा की जो नदी बह रही है, यूनिवर्सिटी नदी बहती है, कोई नहीं जानता, नदी नहीं जानती उसका पानी का कौन पी रहा है, कितने लोग उस दरिया के किनारे आकर अपने प्यार हो जाते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। अफसूस साहब बहुत विस्तार से बता रहे थे। तो मित्रों, सवाल ये है कि साहित्यिक संवेदनाएं जहाँ भी संस्कृत होंगी, शिद्दत से उस बात को महसूस करें, अपनी आवाज़ को आगे लाएं, और आवाज़ जब निकलेगी बात उतरती है दूर दूर तक जाती है, जो कह रहे थे। इसलिए साहित्य में इतना दम है, इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है, वो अपना रास्ता खुद बनाए, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। और मुख्य धारा में है, ऐसा नहीं मान के चले तो मुख्य धारा में नहीं है। जब हम मनुष्य है और मुख्य धारा में है तो हमारी कहीं भी बात मुख्य धारा से अलग कैसे हो सकती है। इसलिए उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, उसको कोई उपलक्षित नहीं कर सकता। बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन समय बहुत हो चुका है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ, और मैं आप सभी को एक बात करना बहुत बहुत बधाई। और 21 महीने के बाद ऑफलाइन कार्यक्रम करने के लिए ये बहुत बहुत बधाई कि हम